नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बफर सॉल्यूशन एंड बफर एक्शन। अब ये बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? आपको पता है हमारा ब्लड भी बफर है। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका जो पीएच है वो चेंज नहीं होता, चाहे उनमें थोड़ा बहुत एसिड, ये नहीं कि आप बिल्कुल भर भर के एसिड डाल दो फिर तो चेंज हो ही जाएगा। अगर थोड़ा बहुत उनमें ऐसे सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा बहुत एसिड डालने पे या बेस डालने पे उसका पीएच जो है वही रहे, ओके, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। ओके, a buffer solution is defined as a solution which resists any change in its pH value even when small amount of acid or base are added to it। ओके, तो अपने पीएच की वैल्यू वो चेंज होने नहीं देता। ओके, और हमारा ब्लड इज ऑल्सो अ बफर। तभी तो हमारी ब्लड में कितनी सारी एक्टिविटी होती है, जैसे फूड डाइजेस्ट होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है। ओके, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इनहेल हो जाती है, तो फिर भी उसका जो बफर है उसका जो पीएच है वो 7.4 के अराउंड बना रहता है। ओके, रीजन क्या है इसका? रीजन वही है कि आपका जो है ब्लड एक बफर सोल्यूशन है। अब बफर सोल्यूशन आप लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हो, उससे हम समझेंगे कि हमारा जो ब्लड है वो कैसे एक्ट करता होगा। और भी कई सारे एग्जांपल है जिनमें बफर यूज किया जाता है। ओके, बट मैं ब्लड का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे आप ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ बफर। बफर के टाइप्स। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस की हेल्प से भी आप बफर बना सकते हो, लाइक, बट वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना हो। फॉर एग्जांपल अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट कैसे बना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, प्लस एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। जब इनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, जब ये आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएंगे? अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। ओके, और ये जो अमोनियम एसीटेट है, ठीक, ये ऐसा सॉल्ट है विच इज कॉल्ड एज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और जितने भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस हैं, दे फॉर्म बफर सॉल्यूशन। जब भी आप उनको वाटर में डिसॉल्व करके उनका सॉल्यूशन बनाओगे, उनका बफर सॉल्यूशन बनेगा। ओके, और उस बफर की वैल्यू ऑलमोस्ट पीएच इक्वल टू 7 ही होती है। ओके, नेक्स्ट, मतलब वो बफर सॉल्यूशन पीएच इक्वल टू 7 वाला बनता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो पीएच इक्वल टू 7 वाला अप्रोक्सीमेट जो है वो बफर बनता है। और इसकी पीएच 7 से जल्दी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो बफर है, तो थोड़ा बहुत एसिड और बेस डालोगे तो वो वैल्यू चेंज होने नहीं देगा। कैसे नहीं होने देगा, वो मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। आप मिक्सचर्स की हेल्प से भी बफर सॉल्यूशन बना सकते हो। ठीक है, दो तरह के बफर होते हैं हमारे पास, और एसिडिक बफर, बेसिक बफर। और ये जो बना ये न्यूट्रल बफर था। लेबोरेटरी में भी ये तीन तरह के बफर मिलते हैं। बफर 7 वाला, बफर 10 वाला, 14 वाला भी मिलता है। और आपके पास बफर ऐसा भी होता है जो 4 पीएच वाला हो। ओके, क्लियर? सॉरी, 4 पीएच वाला एसिडिक होता है और 10 पीएच वाला बेसिक बफर होता है। ऑब्वियस है ना, बेसिक का मतलब क्या है? जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 हो उसको बेसिक बफर बोलते हैं, और जिसकी पीएच लेस देन 7 हो उसको एसिडिक बफर बोलते हैं। ठीक, एसिडिक बफर बनता कैसे है? अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। बफर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वीक एसिड का सॉल्यूशन बना के उसमें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस डिसॉल्व करवाना पड़ेगा। ठीक, वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना हो। और सॉल्ट वीक एसिड वही वाला होना चाहिए जिसका आपने सॉल्यूशन बनाया था। जैसे एसिटिक एसिड से कौन सा सॉल्ट ऐसा बन सकता है जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट हो? जैसे आपका एसिटिक एसिड को अगर आप न्यूट्रलाइजेशन करवा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी सोडियम एसिटेट, ये वाला। ओके, क्लियर? और ये क्या है? दिस विल बी कॉल्ड एज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, क्लियर? तो आपका ये वाला सॉल्ट लिया आपने और वीक एसिड लिया, इन दोनों का मिक्सचर करके और जो सोल्यूशन बनेगा इनकी वजह से, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एसिडिक बफर। वो एसिडिक बफर बनाएगा। ओके, उसकी पीएच कितनी होगी? पीएच कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो आगे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है बेसिक बफर। व्हाट इज बेसिक बफर? ये कैसे बनता है?
व्हेन यू टेक सोल्यूशन ऑफ वीक बेस और उसमें आपने क्या डालना है, और सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा सॉल्ट जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से बना हो। लाइक जैसे वीक बेस की एग्जांपल होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्ट कौन सा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की न्यूट्रलाइजेशन से। ओके, तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन रहा है ना, तो इसलिए इस सॉल्ट को क्या बोलते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, तो आपके पास ये तीन तरह के बफर बन सकते हैं, और ये वाला जो बफर बनता है सिंगल सब्सटेंस वाला, ये न्यूट्रल बफर ही होता है, इसका पीएच ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 ही होता है। ओके, और जो एसिडिक बफर बनते हैं उनमें पीएच जो है वो लेस देन 7 बनता है। ओके, और जो बेसिक बफर होते हैं वो पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। और लेबोरेटरी में ज्यादातर जो बफर यूज होते हैं वो तीन तरह के बफर यूज होते हैं। बफर पीएच इक्वल टू 7 वाला, बफर पीएच इक्वल टू एसिडिक बफर 4 वाला होता है जो यूज होता है ज्यादातर, एंड पीएच इक्वल टू 10 वाला। और भी तरह के आप बफर बना सकते हो। ओके, उनकी जो पीएच है वो डिफरेंट हो सकती है, कैसे डिफर करेंगे वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। ओके, सो ये थे आपके पास, दिस इज द मीनिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे हम बफर एक्शन। ये बफर एक्शन क्या है, वही जो बफर की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू even when small amount of acid or base are added to it is called buffer action। कि बफर ने उसके ऊपर एक्शन लगाया है। ओके, अब बफर एक्शन की एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे बफर एक्ट करते हैं, कैसे वो अपना पीएच चेंज होने नहीं देते। ठीक है, जैसे मान लो आपने बफर सॉल्यूशन में लेट अस से थोड़ा सा HCl डाल दिया, तो वो थोड़ा सा HCl गया गया कहाँ पे, उसकी वजह से पीएच चेंज क्यों नहीं हुआ। ओके, क्लियर, उसकी एक्सप्लेनेशन अब करेंगे हम। ओके, तो नाउ वी विल डू एक्सप्लेनेशन ऑफ बफर एक्शन। सो न्यूट्रल बफर के में कैसे एक्शन होता है, क्या एक्शन होता है, उसकी बात करेंगे। बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। अमोनियम एसीटेट का जो सॉल्यूशन है उसमें कैसे वो अपना जो पीएच चेंज होने से रोकता है ऑन एडिंग एसिड और बेस, उसकी बात कर रहे हैं। अमोनियम एसीटेट लाइक ऑल अदर सॉल्ट्स इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। अमोनियम एसीटेट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट्स ज्यादातर जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। ओके, thus in the solution there is excess of acetate ions and excess of ammonium ion। जो आपका अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसीटेट आयन और अमोनियम आयन भर भर के होंगे। ओके, कोई कमी नहीं होगी। ओके, अब मानते हैं लेट अस वी एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड टू द अबव सॉल्यूशन। ओके, और ये सॉल्यूशन जो बना हमने क्या हम क्या बोलते हैं, अमोनियम एसीटेट का जो सॉल्यूशन है वो पीएच बफर है एक। ओके, तो मतलब पीएच चेंज होना नहीं चाहिए। अब मान लो जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl डाल ही दी तो उससे क्या होगा, पीएच कैसे चेंज नहीं होगा, अब उसकी बात कर रहे हैं। The hydronium ions given by acid combine by the acetate ion to form a weakly ionizable acetic acid। तो HCl की वजह से जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन मैंने बोला हुआ ना सेम ही बात होती है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H पॉजिटिव आयन। ओके, तो HCl की वजह से जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे, वो इस अमोनियम एसीटेट के जो इस अमोनियम एसीटेट की वजह से ये जो अमोनियम आयन ये जो एसीटेट आयन बना था उसके साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेंगे। ओके, तो इट मींस हुआ क्या, जब आपने स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ HCl डाले उस सॉल्यूशन में, ठीक, तो HCl में से जितना H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ जो कि पीएच चेंज कर सकता था, ठीक, वो ऐसा रहा ही नहीं। वो H पॉजिटिव आयन जो है वो एसिटेट आयन के साथ कंबाइन होके एसिटिक एसिड बना गया, और वो एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस तो करेगा नहीं। तो इट मींस जितने आपने HCl की वजह से H पॉजिटिव आयन ऐड किए वो सारे के सारे यूटिलाइज हो गए, तो इसकी वजह से पीएच नहीं बढ़ा। पीएच तो तब बढ़ता अगर आपके पास सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ती, बट आपने जितना HCl डाला उसकी वजह से जितने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे तो एसिटेट आयन के साथ कंबाइन होके एसिटिक एसिड बना गए। तो हुआ क्या, H पॉजिटिव आयन की एक्सेस हुई नहीं सॉल्यूशन में। Thus
the hydronium ions concentration of the solution does not change practically, hence the pH of the solution remain almost constant. ठीक, तो इट मींस इसमें जिस अगर आप एसिड डालोगे थोड़ा बहुत तो वो उसको बैलेंस कर लेगा, पीएच चेंज होने नहीं देगा। अब देखते हैं बेस अगर ऐड करें तो कैसे एक्ट करता है ये, तो अपनी पीएच चेंज होने से कैसे रोकता है। Similarly, when a few drops of base, let us say sodium hydroxide, are added to the above solution, the hydroxide ion give the base combine with ammonium ion to form weakly ionizable molecules of ammonium hydroxide. अगर आप बेस डालोगे तो उसकी वजह से सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन जाएंगे, इसका जो सोल्यूशन बना है, ठीक, और जो हाइड्रोक्साइड आयन जाएंगे वो क्या करेंगे, वो अमोनियम आयन के साथ कंबाइन होके ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बना लेंगे, जो कि ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है। तो होगा क्या, जितने भी आपने हाइड्रोक्साइड आयन डाले होंगे वो सारे के सारे तो यूटिलाइज हो गए इसको बनाने में। तो पीएच चेंज कौन करेगा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो चेंज हुई नहीं, वो सारे के सारे तो यूटिलाइज कर लिया आपने जो बेस की वजह से ऐड किए थे। Thus, the hydroxide ion concentration, hence the, you can say, hydronium ion concentration or the pH of the solution remain almost constant. Okay. On the contrary, the solution of substances like NaCl, ठीक है, ये तो आपको बफर एक्शन समझ आ गया ना अमोनियम एसीटेट का, बट जैसे NaCl जैसे जो सोल्यूशन होते हैं वो बफर एक्शन क्यों नहीं शो करते, ठीक है, हमेशा जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस ही क्यों बफर बनाता है, ऐसा सॉल्ट ही क्यों बफर बनाता है। NaCl, NaCl कैसा सॉल्ट है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। NaCl कैसे बनता है, जब NaOH और HCl की न्यूट्रलाइजेशन होती है तो वो क्या बनाता है, NaCl plus H2O। ओके, तो इसको बोलते हैं ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। NaCl कैन नॉट एक्ट एज अ बफर बिकॉज NaCl डिसोसिएट completely to give Na positive and Cl negative ion. These may combine with the base or acid to form NaOH or HCl, but these ionize completely to give, इसको छोड़ो, ये अभी आप इसकी ना एक्सप्लेनेशन छोड़ दो अभी कि ये क्यों नहीं है, जो भी है उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, जब ये क्यों नहीं वाले आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे आफ्टर दिस। पहले मैं बाकी बफर की टाइप भी एक्सप्लेन कर दूं। ये तो हमने सिंगल सब्सटेंस वाला बफर यूज एक्सप्लेन किया जिसमें सिंगल सब्सटेंस ऐड करते हैं, और वो सिंगल सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, वो सॉल्ट होना चाहिए वीक एसिड और वीक बेस का। ओके, चलो अब हम एक्सप्लेन करेंगे बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर कैसे एक्ट करता है उसके एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, एसिडिक बफर कैसे बनता है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होना चाहिए, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, इन दोनों का मिक्सचर का सोल्यूशन जो होगा वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक बफर की तरह एक्ट करता है। इसमें हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर कंटेनिंग एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। अब जब ये दोनों सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो कैसे दोनों एक्ट कर रहे होंगे, जो एसिटिक एसिड होगा दैट डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट, वेयर एज सोडियम एसीटेट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द एक्वस सोल्यूशन एज फॉलोस। जो आपका एसिटिक एसिड है वो तो स्मॉल एक्सटेंट पे डिसोसिएट कर रहा होगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एसिटिक एसिड। ओके, और जो आपका सोडियम एसीटेट है बीइंग अ सॉल्ट ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा होगा और आपका बना रहा होगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन। ओके, क्लियर। तो सॉल्यूशन में आपके पास दोनों ऐसे एक्ट कर रहे होंगे, बट ये जो एसिटिक एसिड है ये जितना डिसोसिएट हो सकता था उतना भी डिसोसिएट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम एसीटेट की वजह से एसीटेट आयन बन रहे हैं, इन आयंस की वजह से इसका इक्विलिब्रियम और बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन में जो आपने एसिटिक एसिड डाला है, सॉल्यूशन मिक्सचर है ना इन दोनों का, इन दोनों के मिक्सचर का सॉल्यूशन है ये, ठीक। तो इसमें जो आपके पास एसिटिक एसिड है वो तो ना के बराबर न्यूट्रलाइज, ना के बराबर आयोनाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, क्योंकि इसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। बाय द कॉमन आयन इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ acetic acid is further suppressed. Thus, in the solution, there are excess of acetate ion and small amount of
यू कैन से हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि जब ये बैकवर्ड शिफ्टेड होगा ऑलमोस्ट, तो हाइड्रोनियम आयन तो ना के बराबर ही बनेंगे ना। ओके क्लियर। और सॉल्यूशन में जो जितनी भी पीएच है वो इन हाइड्रोनियम आयंस की वजह से है, क्योंकि पीएच जो है वो हाइड्रोनियम आयंस की वजह से आएगी ना। ओके चलो, अब आपके पास आपको पता लग गया कि इस सॉल्यूशन में एसिटेट आयन तो भर भर के हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम एसिटेट है इसने बहुत ज्यादा एसिटेट आयन प्रोड्यूस कर रखे हैं, और जो हाइड्रोनियम आयन है वो ना के बराबर ही है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन इस रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये रिएक्शन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ऑलमोस्ट बैकवर्ड शिफ्टेड है। ओके चलो, अब देखते हैं उसमें एसिड डालने में क्या होगा। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एन एसिड एडेड टू द अबव मिक्सचर, एसिड डालने से क्या होगा? एसिड डालने से कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोनियम आयन है ये वाली बढ़ जाएगी सॉल्यूशन में। The hydronium ions given by the acid combine with the acetate ion, तो होगा क्या? जब हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये इक्विलिब्रियम फर्दर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आप हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपको पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब जितना भी हाइड्रोनियम आयन एसिड की वजह से जाएगा वो सारा का सारा एसिटेट आयन जो कि एक्सेस में पड़े ही हैं उनके साथ कंबाइन होके बैकवर्ड शिफ्ट करने में चला जाएगा। तो जो हाइड्रोनियम आयन है वो सोल्यूशन में बचे ही नहीं, जो एसिड की वजह से, जो आपने एसिड ऐड किया उसकी वजह से जो हाइड्रोनियम आयन है वो तो सारे के सारे रिएक्शन में चले गए। फ्री एच पॉजिटिव आयन बचेंगे तो पीएच चेंज करेंगे ना। ओके तो इसकी वजह से पीएच चेंज नहीं होगा। तो जो हाइड्रोनियम आयंस गिवन बाय द एसिड कंबाइन विद द एसिटेट आयंस टू फॉर्म वीकली आयनाइजेबल मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। ओके thus the hydronium ion concentration and hence the pH of solution remain almost constant। तो जो pH है वो almost constant ही रहती है। ओके अब देखते हैं बेस डालने पे क्या होगा। ये वाला मिक्सचर है इन दोनों का, क्लियर। एक इस मिक्सचर में एक तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रखा है और एक ये वाला इस रिएक्शन की वजह से आयंस बन रखे हैं। अब इसमें आपने मान लो बेस डाल दी इस सॉल्यूशन में। अब आपने बेस डाला तो क्या होगा? When a few drops of base are added, the hydroxide ions given by the base, तो जो बेस की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, they will combine with the hydronium ion, वो हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। ऑब्वियस है हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन विल बी फॉर्म वाटर। ओके ऐसे ही होता है ना। तो मतलब आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो कम होनी शुरू हो जाएगी। आपके इस इक्विलिब्रियम में ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों हो गई? क्योंकि आपने ये जो बेस डाला वो बेस हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। ओके तो कोई बात नहीं, जब ये कंसंट्रेशन कम होगी तो ये वाला इक्विलिब्रियम फर्दर शिफ्ट हो जाएगा। आपको शिफ्टिंग वाला रूल तो पता ही है, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जितने का हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट करेंगे उतने का दोबारा बन जाएंगे। ओके क्लियर। तो इट मींस जो आपने हाइड्रोक्साइड आयन डाला एक्सेस में, जो बेस आपने बाहर से डाला, उसका इफेक्ट तो हाइड्रोनियम आयंस ने न्यूट्रलाइज कर दिया जो पहले से मौजूद थे, और जो हाइड्रोनियम आयन कम हुए उनको दोबारा से इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करके बना लिया उस मिक्सचर ने। तो हुआ क्या? कुछ चेंज हुआ OH नेगेटिव आयन ऐड करने पे भी नहीं। ओके एज द हाइड्रोनियम आयंस आर कंज्यूम्ड, द इक्विलिब्रियम वन, इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, शिफ्ट टुवर्ड राइट according to the Lee-Chatterley principle. Thus, more acetic acid dissociate to make up the loss of hydronium ions. Hence, the hydronium ion concentration or the pH of solution does not change. तो इसमें भी कोई pH of solution नहीं चेंज हुई। ऐसे ही एसिडिक बफर काम करता है फिर। ओके मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट फिनोमिना है, ठीक, जो बफर में होता है। ऐसे ही आपके पास होता है बेसिक बफर। बेसिक बफर भी ऐसे ही एक्ट करता है। बेसिक बफर को आप खुद पढ़ के देखना है, ये वाला सारा का सारा ऐसा ही एक्सप्लेनेशन है इसका। ओके इसको खुद पढ़ना है यहाँ पे नोट्स में से ये, और आगे ये। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ अ बफर मिक्सचर। बफर मिक्सचर की पीएच कैसे कैलकुलेट करें? जैसे मैंने आपको बोला जो सिंगल सब्सटेंस का बफर बनता है, ये वाला जो सिंगल सॉल्ट का बफर होता है, उसकी तो पीएच आप मान के चलो 7 ही है, वो 7 पीएच वाला ही बनता है, न्यूट्रल वाला ही होता है। ओके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बट जो एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है वो किस पीएच का बनाना है वो हमारे हाथ में होता है। हम कंसंट्रेशन, जैसे आपने एसिडिक बफर कैसे बनता है हमें पता लग गया है, एसिडिक बफर बनता है
वीक एसिड प्लस सॉल्ट, सॉल्ट कैसा, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, इसके मिक्सचर से जो बफर बनता है उसको बोलते हैं एसिडिक बफर। ठीक, तो एसिडिक बफर का पीएच क्या होगा वो हम खुद डिसाइड करके बना सकते हैं। कैसे, आपको कितना सॉल्ट की कंसंट्रेशन लेनी है और कितनी एसिड की कंसंट्रेशन लेनी है, उससे आप पता लगा सकते हो। उसकी वजह ये अगर आप फिक्स कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप पीएच फिक्स कर सकते हो अपने बफर की, एसिडिक बफर की। ओके, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, उसको डेरिवेशन, उसकी जो डेरिवेशन दी थी वो दी थी हेंडरसन हेजलबैक ने, इसलिए इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। आपको बाय नेम डेरिवेशन भी आ सकती है पेपर में। ओके ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर बफर मिक्सचर, एंड सबसे पहले हम फॉर एसिडिक बफर करने वाले हैं। और हमने माना है कि जो एसिडिक बफर बनाया हमने वो कैसे कैसे बनाया है, वीक एसिड और सॉल्ट हमने लिया बीए, इसकी इन दोनों को मिक्स करके बनाया है एसिडिक बफर। ओके, आपको पता है जो वीक एसिड है वो कैसे आयनाइज होगा, वो यू नो वेरी वेल, HA will dissolve in water and will come into the equilibrium with hydronium ion and A negative ion। और ये जो सॉल्ट है इसी का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस B पॉजिटिव आयन एंड A नेगेटिव आयन। और ये जो इक्विलिब्रियम आया आपका वीक एसिड का, ओके, इस इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास कोई ना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा जिसको हम Ka बोलते हैं। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, A नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA। और वाटर नहीं लेते क्योंकि वाटर इज अ प्योर लिक्विड, तो वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है के में, है ना। ये अब मैं पिछले कंसेप्ट दोबारा नहीं रिपीट करूंगा डिटेल में, क्लियर। तो ये के है, तो इस एक्सप्रेशन का ही यूज करेंगे हम पीएच को निकालने में। कैसे यूज करेंगे, अब एक बात समझो, जो इस इक्विलिब्रियम में ए नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है वो तो ना के बराबर प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट, इसकी वजह से ये जो ए नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस इक्विलिब्रियम की वजह से जो भी ए नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो नामात्र ही होंगे, या आप ऐसे बोल लो कि जो भी यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ए नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पुट करनी होगी, क्योंकि सोल्यूशन में आपका जो सॉल्ट है उसके कारण जो ए नेगेटिव आयन बनेगा वो तो बहुत ज्यादा बनेगा, एसिड के की वजह से तो बनेगा ही नहीं ए नेगेटिव, बिल्कुल ना सा बने, ना मात्र सा बनेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो जो ए नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी कौन सी होगी, वो जितना आप सॉल्ट लोगे उसी की वजह से बनेगी। The concentration of A negative ion produced in solution will be same as the concentration of salt added, क्योंकि salt तो completely ionized होगा, तो जितनी आपने salt की concentration डाली होगी वही A negative ion की concentration है, और इसकी वजह से A negative ion बनेगा ना के बराबर। तो इस एक्सप्रेशन में जो A negative ion की concentration पुट करनी है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली कि आपने कितनी salt की concentration ऐड करी। ओके, as A negative ion due to the acid is negligible due to the common ion effect। तो इसलिए इस एक्सप्रेशन में आप ए नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जितना सॉल्ट डालोगे उतना ही ए नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, बिकॉज सॉल्ट इज गोइंग टू आयोनाइज कंप्लीटली। ओके, तो इसको ऐसे लिख दिया, इक्वेशन 1 को ऐसे करके लिख दें। अब इस इक्वेशन में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को एक साइड रख के बाकी सारा उधर ले जाओ, तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एक साइड रहेगी, बाकी दूसरी साइड ये बन गया। ओके, अब हमने दोनों साइड ले लेना है नेगेटिव लॉग, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू पीएच, उसी को पीएच बोलते हैं, और पीएच ही तो कैलकुलेट करनी है इसके लिए। तो क्या बन जाएगा, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, तो लिया आपने, ठीक, तो आपने नेगेटिव लॉग लिया तो इसके ये एम है ये एन है, इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा दो लॉग एम इंटू एन, तो ये बन जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये बन जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए, और ये बन जाएगा, और साथ में बन जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच ए बाय सॉल्ट। ओके, और ये जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए है इसके लिए एक और टर्म लिखी जाती है पी के ए, इसको पी के ए लिख सकते हैं, और जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है इसको पीएच लिख सकते हैं। और ये जो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच ए, एच ए का मतलब क्या था कि आपने एसिड कितना डाला है, वो जो बफर सोल्यूशन बनाते टाइम उसकी क्या कंसंट्रेशन है, और नीचे आ गया सॉल्ट की कंसंट्रेशन कि आपने सॉल्ट कितनी कंसंट्रेशन में डाला है सोल्यूशन बनाते टाइम। और अगर यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन्वर्स कर दो, सॉल्ट ऊपर ले जाओ एसिड नीचे ले आओ, ठीक है।
क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी मैं आगे लिख देता हूँ। यू नो वेरी वेल दैट log x raised to power -1 is equal to -1 log x। पावर आगे आ जाती है ना। और जब इसको उल्टा करोगे, इसको ऐसे लिखोगे सॉल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर -1। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो ना, तो ये -1 आगे आ जाएगा, तब ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया पीएच का? पीएच विल बी इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। मतलब कि आपका पीएच ऑफ बफर कैसे निकलेगा? जो भी आपने जिस भी एसिड का आपने जो वो बफर बनाया है, उसका Ka क्या है, उससे आप pKa निकाल लो उसका, वो प्लस लॉग आपने सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी ली थी पीएच वो बफर बनाते टाइम, डिवाइडेड बाय आपने एसिड की कंसंट्रेशन कितनी ली उस बफर को बनाते टाइम, कि आपने सॉल्ट कितना ऐड किया है कितनी कंसंट्रेशन में, और आपने सॉल्ट कितना ऐड किया और आपने उसके बाद एसिड कितना ऐड किया। तो इस इतने डाटा से आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, उससे आपका पीएच पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, उस बफर सॉल्यूशन का पीएच कितना बनेगा। अगर आपने बेसिक बफर के लिए कैलकुलेट करना है, बेसिक बफर ऑफ मिक्सचर के लिए, तो ऐसे ही आप डेरिवेशन कर कर आके जैसे इसके लिए करी, आपके पास एक्सप्रेशन आएगा पीओएच के लिए, वो आएगा पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस, ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक, बट हमें तो पीएच निकालना है, तो पीओएच के लिए एक्सप्रेशन तो चलो हमने ऐसा ही लेट कर लिया, क्योंकि एसिड के लिए अगर ये एक्सप्रेशन बन रहा है तो बेस के लिए पीओएच का एक्सप्रेशन यही बनेगा। और यहाँ पे जो केबी है वो केबी क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और पीकेबी का मतलब भी आप समझ ही गए होंगे, पीकेबी क्या होगा? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी, उसको बोलते हैं पीकेबी। ओके, बट अगर हमने एक्सप्रेशन बेसिक बफर के लिए भी पीएच का एक्सप्रेशन निकालना है तो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। हालांकि पीओएच जब अगर निकल जाए तो पीओएच से पीएच निकालना कोई डिफिकल्ट बात थोड़ी ना। ये नहीं कि अगर आप ये फॉर्मूला लगा के बेसिक बफर के लिए पीओएच कैलकुलेट कर लोगे तो कुछ गलत हो जाएगा। कुछ गलत नहीं होगा। जो पीओएच कैलकुलेट करोगे, पीओएच की हेल्प से आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये हमने पढ़ा हुआ, पहले ड्राइव किया हुआ, ये रिलेशन होता है। ठीक, क्लियर। और पीएच के लिए जो हम यहाँ से आगे जो एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं पीएच के लिए, उसमें भी हमने वैसे यही वाला रिलेशन यूज करना है। जैसे पीओएच की वैल्यू क्या होगी? वी नो दैट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो पीओएच का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 14 माइनस पीएच, वो पुट कर दिया आपने पीओएच की वैल्यू, ये बन गई 14 माइनस पीएच, फॉर्मूला में पुट करने का ये आ गया। सिमिलरली आपके पास किसी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट में रिलेशन होता है। के और के बी में भी रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। ये भी एक रिलेशन होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, जहां पे ये के ए क्या है, सॉरी के बी, यहाँ पे बेसिक लिया होगा ना, तो के बी क्या था? यहाँ पे के बी था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये जो के ए है वो क्या है? वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ conjugate acid of taken base। तो जो आपने बेस लिया है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको के लिखा है। ओके, क्लियर। और पीके का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पीके इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। तो किसी भी बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड, या किसी भी एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस में जो के बी और के ए बनता है उसमें ये रिलेशन होता है। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ से पीकेबी की वैल्यू क्या बन जाएगी? पीकेबी की वैल्यू बन जाएगी 14 माइनस पीकेए। ओके, ये बन गई आपके पास वैल्यू। तो पीकेबी की वैल्यू ये आ गई, ये भी आपको पुट कर दो यहाँ पे। ठीक, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन निकाल दो इनमें से, इसको सॉल्व करोगे आपके पास ओवरऑल एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बेसिक बफर। बट मैं ये वाला एक्सप्रेशन कभी भी फॉलो नहीं करता। मैं पता क्या करता हूँ, मैं एक इक्वेशन ये वाली याद रख लेता हूँ दिमाग में, क्योंकि ड्राइव करने का पेपर में कई बार टाइम नहीं होता, कंपटीशन में खासकर। ठीक, तो मैं ये वाली रख लेता हूँ, तो इसी से अगर बेसिक बफर का मैंने निकालना हो, मेरे को याद था कि पीएच, याद होता है कि पीएच इज इक्वल टू पी के
pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड होता है। ये एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला होता है। बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, pH की जगह हो जाएगा POH क्योंकि बेस है, और pKa की जगह हो जाएगा pKb क्योंकि बेस है, प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके मैं निकाल लेता हूँ POH, और जब POH निकल जाती है उसके बाद मैं सीधा pH निकाल देता हूँ, ये रिलेशन निकाल। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट इसका रिलेशन चाहिए कि इसी की pH का रिलेशन बताओ, हमें POH का नहीं चाहिए, उसकी डेरिवेशन हमने करी है ये वाली, कर करा के ये बनता है आपके पास pH will be equal to pKa plus log concentration of base by salt। ओके, बट अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होता कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी से आपके पास बेस के लिए pOH निकालने का ये वाला नहीं, हाँ मतलब ये भी रिलेशन ही है ये वाला, बस क्लियर। तो ये थी आपके पास, और इसके लिए नेम क्या होता है, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। तो हेंडरसन अगर आपको पेपर में आ जाए ड्राइव हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन, तो वो ये चीज है, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर इज दिस। और अगर बेसिक बफर के लिए ड्राइव करनी आ जाए तो आप बेसिक बफर के लिए भी ऐसे ही ड्राइव करने की ट्राई कर सकते हो, करके देखना, उसमें जनरलाइजेशन कैसे पुट करोगे करके देखना, वैसे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ, ठीक, करके ट्राई करके देखना, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग खुलेगा। अगर नहीं समझ आएगा, प्रॉब्लम आएगी, तो वी विल डिस्कस, मैं आपको ड्राइव करके भी बता दूंगा बेसिक बफर के लिए कैसे आती है ये वाली इक्वेशन। ओके चलो, अब आगे आपके पास एक दो टर्म्स और हैं, उसके बाद बस न्यूमेरिकल्स, उसके बाद ये टॉपिक खत्म है बफर वाला। नाउ नेक्स्ट एक दो डेफिनेशन ही हैं, आप ये बोल लो, बफर कैपेसिटी और बफर इंडेक्स। It is defined as the number of moles of an acid or base required to add to 1 liter of the buffer solution so as to change its pH by 1 unit। जैसे हमें पता है कि थोड़ा बहुत एसिड, अगर एसिड या बेस आप ऐड कर दो ना बफर में, तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता। बट मान लो आपने ठान लिया कि मैंने तो इस बफर का अगर पीएच 5 है तो मैंने 5 से 6 करके छोड़ना है, 1 यूनिट चेंज करना है, तो उसी से आपके पास आगे टर्म बनी है बफर कैपेसिटी, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस लगेंगे इन ऑर्डर टू चेंज पीएच बाय 1 यूनिट ऑफ 1 liter ऑफ बफर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज द बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 liter ऑफ द बफर डिवाइडेड बाय चेंज इन द पीएच, कितना चेंज। ओके, और जिस पीएच की बफर कैपेसिटी ज्यादा होती है वो उतना ही अच्छा बफर होता है, क्योंकि वो इजीली अपना पीएच चेंज नहीं होने देता। उसमें पीएच चेंज करने के लिए आपको ज्यादा एसिड डालना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला ना, पीएच थोड़ा बहुत एसिड बेस डालने पे पीएच चेंज नहीं होता। अगर मान लो आपने एसिड डालते जाओ तो वो तो अल्टीमेटली वही वाला सोल्यूशन बन जाएगा ना उसी एसिड का, फिर तो पीएच चेंज हो ही जानी है, वो तो कंफर्म ही है। ओके, अब इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंस बताई है, बाकी आपने खुद देखनी है अपनी रेफरेंस बुक से। इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, सबसे पहले इन बायोलॉजिकल प्रोसेस द पीएच ऑफ आवर ब्लड इज मेंटेन्ड constant at about 7.4 in spite of the various acid and base producing reaction going on in our body. In the absence of this buffer nature, we could not eat a variety of food and spices, sorry, not species, spices। okay, उससे क्या होता है, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत भी पीएच चेंज होता तो आपको इरिटेशन महसूस होती, बट आपके ब्लड का पीएच रहता ही इतना है, चेंज होता ही नहीं है। ओके, the buffer action is due to the presence of carbonic acid, which is a weak acid, bicarbonate ion, which is a weak base, and carbon dioxide in the blood। ये तीनों मिलके एक बफर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो इसलिए आपका जो ब्लड है दैट बिहेव लाइक अ बफर। गॉट इट। चलो, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल नंबर 1, calculate the pH of solution obtained by mixing 5 liter of 0.1 molar ammonium hydroxide। आपने 5 ml लिया है 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद 250 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एंड केबी इज गिवन। केबी कितना दिया है आपको, केबी दिया है आपको
अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁵। सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा बफर बनेगा, ये किस बफर की बात कर रहे हैं? इसमें आप वीक बेस ऐड कर रहे हो और उसी का कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट ऐड कर रहे हो। तो ये जो बफर बन रहा है ये कौन सा बफर है? दिस इज द बेसिक बफर। तो इसका जो पीएच है वो क्या आना चाहिए? वो ग्रेटर देन 7 आना चाहिए। ओके, जिसकी बात हो रही है। ओके, तो इसका फार्मूला भी याद होगा आपको। फार्मूला कौन सा इंप्लीमेंट होना है इस पे? पीओएच इज इक्वल टू pKb प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बट ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस कौन सी लेंगे? ये जो दी हुई है वही डायरेक्ट ले लें? नहीं जी। क्यों? क्योंकि जब आपने मिक्स किया, इसका 5 लीटर डाला, इसका 250 ml डाला, तो वॉल्यूम जो रिजल्टिंग बना वो कितना बना? 255 ml बना ना। तो ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर बना 255 ml, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगी? 0.1 मोलर ही होगी? नहीं, क्योंकि 0.1 मोलर तो तब थी जब उसका वॉल्यूम 5 लीटर था। आपने उतना ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड रखा 5 लीटर, इसमें 0.1 मोलर में जब आप इस सोल्यूशन का 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 5 मिलीलीटर लोगे, उसमें कुछ एक अमाउंट होगी ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। आपने उतना ही रखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बट उसका वॉल्यूम जो है वो 255 से 255 ml कर दिया। तो ऑब्वियस है उसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई होगी। इस सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कुछ और है, 0.1 मोलर तो नहीं है। सिमिलरली इस सोल्यूशन में जो अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो भी 0.1 मोलर नहीं है। कितनी है कंसंट्रेशन? वो देखनी है कि इस सोल्यूशन में कितनी आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड की और अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन है, वो आपने पुट करनी है यहाँ पे इस फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लें कि 5 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, कितने मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड होंगे? वो निकले 0.5 मिलीमोल्स। 0.5 मिलीमोल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। 0.5 मिलीमोल्स का मतलब है, मिलीमोल्स का मतलब है 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये कैसे निकालने हैं? फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे ना, तो आपने मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम में, बट वॉल्यूम जो है वो लीटर में लेना होता है। तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इन्होंने भी ऐसे किया है। ये देखो ये वॉल्यूम और मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी थी? 0.1, उसको मल्टीप्लाई किया है। बट इन्होंने वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट नहीं किया, इन्होंने मिलीलीटर में रहने दिया। ठीक, यहाँ पे एक बार मेरे को फॉर्मूला लिखने दो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो इन्होंने मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, बट वॉल्यूम लीटर में नहीं लिया, वॉल्यूम इन्होंने मिलीलीटर में चला दिया। इन्होंने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स भी मिली में आ जाएंगे। मिली तो एक प्रीफिक्स ही है ना, तो इसलिए इनका आंसर मिली मोल्स में आ रहा था। तो इट मींस 5 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कितने मिलीमोल्स हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के? 0.5 मिलीमोल। और सिमिलरली 250 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड में कितने मिलीमोल्स हैं अमोनियम क्लोराइड के? वही वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में चला दिया, तो आपका आंसर मोल्स में ना आके मिलीमोल्स में आएगा। मिलीमोल का मतलब 10⁻³ मोल है। ओके, तो आपने यहाँ पे मिलीमोल्स आ गए। उसके बाद ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बना मिक्सचर का, इसमें आपके पास अमोनियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या बनेगी? अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ना, तो मिलीमोल्स ऑफ कितने मोल्स हैं अमोनियम क्लोराइड के, वो डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का कितना है? 255 ml। ये भी ml है, इसमें भी मिली था, इसमें भी मिली था, तो मिली से मिली कट जाएगा, ऊपर बन जाएगा मोल, नीचे आ जाएगा लीटर। तो मोल पर लीटर की वजह से यहाँ पे आंसर मोलैरिटी आ रही है। मोलैरिटी चाहिए हमें, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में चाहिए होती है ना। ठीक, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये बन गई, और जो बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसकी कंसंट्रेशन क्या बनी? उसके मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो 255 ml ही है, क्योंकि मिक्सचर तो दोनों के लिए सेम बना ना, सेम वॉल्यूम बना। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बनेगी ये वाली आफ्टर मिक्सिंग, और कंसंट्रेशन ऑफ बेस बनी ये वाली। बस अब ये वाली वैल्यूज पुट करनी है आपने इस फॉर्मूला में। फॉर्मूला में पुट कर दो। और पीके भी कितना आएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये जो बेस है जिसका आपने बफर बनाया, इसका केबी कितना है? केबी आपका है 1.88 × 10⁻⁵। तो पीके भी कितना है? पीके भी होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ केबी। तो बस माइनस लॉगरिथम ऑफ केबी करके पीके भी निकला है, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये रही जो यहाँ से निकाल दी है, बाय बेस।
ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे, अब लॉग नहीं मैं सॉल्व करूंगा, लॉग आपको सॉल्व करना सिखा दिया हुआ है, ये कट जाएंगे, लॉग सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग लॉग आपके पास पीयूएच की वैल्यू कितनी आई 6.4437, ये आई पीयूएच की वैल्यू। और आपने रिलेशन कौन सा यूज किया, आफ्टर दिस रिलेशन यूज किया आपने पीएच प्लस पीयूएच इज इक्वल टू 14, तो ये यूज किया, पीओएच की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली यहाँ पे पुट कर दो, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बफर सॉल्यूशन विद पीएच 9, एक बफर सॉल्यूशन है, इसका पीएच 9 है, बेसिक बफर है ये, इज टू बी प्रिपेयर्ड, आपने बनाना है पीएच 9 वाला बफर बनाना है, आपके दिमाग में टारगेट चल रहा है कि पीएच 9 वाला बफर बनना चाहिए, बाय मिक्सिंग अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपने अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके बनाना है बफर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड that should be added to the 1 liter of 0.1 molar ammonium hydroxide, आपने 1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, उसमें कितना अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दें सो दैट आपका जो बफर बन जाए वो पीएच इक्वल टू 9 वाला बन जाए, उसकी पीएच इक्वल टू 9 है तो पीओएच कितनी होगी 14 माइनस 9 दैट इज 5, ठीक, तो पीओएच 5 चाहिए, आपने यही वाला फॉर्मूला लगा देना है, सिंपल वाला जो मैंने बोलता हूँ कि कॉम्प्लिकेट वाला फॉर्मूला लगाओ मत, पीओएच 5 चाहिए, पीकेबी की वैल्यू भी गिवन है, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ बेस क्या है वो भी गिवन है, और उसी बेस में आपने डाल के तो अमोनियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है, तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट करनी है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैलकुलेट कर लो, पीओएच की वैल्यू पुट कर दो, पीकेबी की वैल्यू पुट कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ बेस की वैल्यू पुट कर दो, ये तो गिवन ही है, तो ये आपको इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यूज पुट कर दी हमने सारी, तो इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 1.8 मोल पर लीटर, तो यही आपका आंसर है, क्यों, क्योंकि आपका ये जो सोल्यूशन है ये 1 लीटर था, जो 1 मोलर सोल्यूशन था किसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, इसी में आपने सॉलिड फॉर्म में लेके अमोनियम क्लोराइड डालना है, तो कितने मोल्स डालने पड़ेंगे, तो 1 लीटर में कितने मोल्स डालने पड़ेंगे सो दैट अमोनियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है इस सोल्यूशन में वो 1.8 मोल पर लीटर बन जाए, 1.8 मोल ही डालना पड़ेगा, ठीक, तो इसका आंसर क्या बना 1.8 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू बी एडेड इन सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन 1 लीटर ही है, ये देखो लिखा होगा ना 1 लीटर ऑफ, तो उससे आपका ये जो सोल्यूशन था वो बन जाएगा एक बफर, क्लियर, कल को मान लो कोई लैब का ही काम करना हुआ, आपको किसी प्रोफेसर ने बोल दिया कि जाओ भी पीएच बफर बना के लाओ पीएच 9 वाला, तो आपको बस सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, योर वर्क इज ओवर, ओके, उससे आप बफर बना लोगे सीधा। लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 पीएच 7.40, K1 फॉर कार्बोनिक एसिड, K1 फॉर कार्बोनिक एसिड का मतलब समझ गए ना आप, नहीं समझोगे शायद, कार्बोनिक एसिड जो है वो डायबेसिक एसिड है, और जो डायबेसिक एसिड होते हैं वो एकदम से अपने दोनों प्रोटॉन रिलीज नहीं कर देते, पहले वो एक प्रोटॉन रिलीज करते हैं, जो उनका एनायन बचता है वो दूसरा प्रोटॉन रिलीज करता है, ओके, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे K1, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनेगा उसको बोलेंगे K2, ठीक, तो उन्होंने बोला कि कार्बोनिक एसिड के लिए जो K1 की वैल्यू है वो गिवन है, और कार्बोनिक एसिड का जो सोल्यूशन है उसका जो पीएच है वो 7.40 है, what will be the ratio of bicarbonate ion to the ratio of carbonic acid, ये आपने निकालना है, ये रेशो निकालनी है आपने, बाइकार्बोनेट आयन टू दी कार्बोनिक एसिड, आपको पता है ये जो K1 है वो इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, तो उसका एक्सप्रेशन ये बनेगा, ओके, तो यहाँ से क्या बनना है आपके पास, इसी से आपने अगर निकालो तो क्या बनेगी K1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये रेशो निकालनी है ना आपने, तो ये क्या बन रही है इसको, इससे आपको पता लग गया K1 बाय H पॉजिटिव आयन, K1 तो गिवन है, आपको H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है
आपको जो कार्बोनेट है ये वाला जो है कार्बोनिक एसिड, इसके लिए जो पीएच की वैल्यू है वो भी दे रखी है, कितनी 7.4। पीएच का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की वैल्यू दे रखी है 7.4। तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लो एंटी लॉग करके, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये बन गई, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, K1 की वैल्यू भी पुट कर दो, तो ये वाली रेशियो आ जाएगी। पुट करने के बाद वैल्यूज आपके पास आ जाएगा 11 पॉइंट, बस ये करना था सॉल्व। So that's it for today.